अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ केसी। यानी सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और हम केसी की डेरिवेशन करेंगे, मतलब केसी का फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। ये आज हमारा टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। Law of mass action states that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of active masses of product of reactant। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको मिसाल दे दूँ, इसको आप मिसाल से समझ सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रिएक्शन का स्पीड होगा वो किससे है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के, अगर रिएक्टेंट 1 होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के एक्टिव मास से। अगर रिएक्टेंट 2 होंगे तो हम कहेंगे द लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट होगा रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट एक है, फॉर एग्जांपल ए जो है वो क्या कर रहा है, सी और डी में प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप रिएक्टेंट जस्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है। अब इस रिएक्शन का जो रेट होगा, हम इस लॉ ऑफ मास एक्शन को किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे जो रेट है रेट जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द कंसंट्रेशन, के लिए हम ये साइन डालेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं, A प्लस B ने क्या बनाया, C प्लस B बनाया। इसको आप बड़ा भी लिख सकते हैं, C प्लस B बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा ये कंसंट्रेशन ऑफ A यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ B यानी इन दोनों का, यानी इनके कंसंट्रेशन किसका, इनके एक्टिव मासेस का, और B के कंसंट्रेशन और उनके एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा, रेट। ठीक है, यही जो है वो एक्टिव मास कहता है। एक्टिव मास कहता है कि जो रेट होगा रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किससे, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, हम एक्टिव मासेस जो है, या इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, एक्टिव मासेस भी कह सकते हो। तो ये असल में क्या है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद इस लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, केसी की डेरिवेशन करनी है। केसी की डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले जो एक्टिव मास होता है वो किसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो भी मास होगा रिएक्टेंट का उसको हम क्या कहेंगे, उसका एक्टिव मास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, उसने प्रोडक्ट बनाया है और उसका यूनिट जो होगा वो मोल पर डी क्यूब होगा। ये भी आप देख लें, अगर फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो क्या बना रहा है, बी बना रहा है, ए का जो एक्टिव मास होगा फॉर एग्जाम्पल 2 मोल पर dm²। तो ये क्या है, इसका एक्टिव मास है। और हम इस 2 को किस तरह लिखेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। ये इसका एक्टिव मास का जो है क्या है, यूनिट है, और इसको हम इस तरह ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कंसंट्रेशन को हम इससे शो करेंगे, कंसंट्रेशन को, और एक्टिव मास का जो है ये यूनिट है। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेशन ऑफ केसी करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से एक जनरल एग्जांपल देंगे, लाइक A प्लस B ने क्या बनाया, C प्लस D बनाया। अच्छा, यहाँ पे जो मोल होंगे वो भी आप
दे सकते हो यहाँ पे A और B, यहाँ पे मोल दे सकते हो C D। ठीक है, जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आप क्या देते हैं 1 2 वगैरह देते हैं, तो इसलिए इससे आप क्या कह सकते हो यहाँ पे मोल दे सकते हो, A B इस तरह दे सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो कहता है कि जो एक्टिव मासेस जो है स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी रिएक्टेंट है उसका जो एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। तो अगर हम पहला रिएक्शन सोचें कि भाई ये फॉरवर्ड है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अगर हम सोचें कि ये फॉरवर्ड चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो फॉरवर्ड के लिए हम किस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे, रेट को हम इस बार F से जाहिर करेंगे, RF, बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि A और B, A के कुछ मोल प्लस B के कुछ मोल बना के क्या बनाना है, C के कुछ मोल और D के कुछ मोल। तो ये जो रिएक्शन को हम समझ रहे हैं कि पहला क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसलिए हम रेट भी किसका लिखेंगे, फॉरवर्ड। तो रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ देयर एक्टिव मासेस। तो भाई जो एक्टिव मासेस है उसको हम किससे शो करते हैं, इस तरह, और बीच में क्या है, प्रोडक्ट है मतलब ज़रब है, तो हम इसको इस तरह शो करें। अच्छा, इसके जो मोल है यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पावर के अंदर आ जाएंगे, A और इसके B। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसको हम खत्म करेंगे, RF इक्वल की निशानी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आएगा, KF। ठीक है, और उसके बाद सेम A पावर A, इधर निशानी दो आपकी मर्जी, निशानी ना दो आपकी मर्जी। तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो तैयार हो गया, इसको आप 1 इक्वेशन भी कह सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका दूसरा इक्वेशन, अब समझो कि इस बार रिएक्टेंट जो है ये C और D है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, A और B बन रहा है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए भी सेम इक्वेशन लिखना है। तो इस बार जो है बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो, मतलब फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। तो हम यहाँ पे R लिखेंगे छोटा सा, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि हम इस तरह इसको रिएक्टेंट समझ रहे हैं और इसको प्रोडक्टिव के ये जो तीर के निशान है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड रिएक्शन को यानी रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहे हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, इस दफा ये रिएक्टेंट है तो हम इसको इस तरह ही लिखेंगे, कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस किसकी, C, और मोल कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन किसका, D का, और ऊपर छोटा सा इसके D, यानी ये क्या है, ये इसके मोल है। अब इसके लिए भी हम सेम इसी तरह R डायरेक्टली प्रोपोर्शन की निशानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इक्वल की निशानी आ जाएगी, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कौन सा आएगा, कि वहाँ पे F था तो वहाँ पे K R आएगा। सेम इक्वेशन आप लिख सकते हैं, C और D। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब चूंकि हमने ये जो मिसाल लिया था, एग्जाम्पल लिया था, ये कैसा एग्जाम्पल लिया था, ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया था। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी उसके जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों, यानी ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कंप्लीट नहीं होता। और इसमें एक ऐसा वक्त आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ
इसके बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अब हम रेट को दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन में दोनों रेट इक्वल होते हैं। ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं RF बराबर है RR। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे? इक्विलिब्रियम। एक ऐसा पॉइंट होगा कि इक्विलिब्रियम नहीं होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो तेज चलेगा, बाद में जो ये वाला बैकवर्ड हो जाएगा वो तेज चलेगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको बराबर रखा। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसी के अंदर। किस तरह? KF कंसंट्रेशन A पावर A कंसंट्रेशन B पावर B इक्वल है किसके? KR कंसंट्रेशन C पावर C कंसंट्रेशन B पावर D। ये दोनों बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे? ये जो दोनों कांस्टेंट हैं इनको हम एक साइड पे ले लेंगे, ठीक है? तो इसको हम क्या ले आएंगे? इस साइड ले लेंगे। ये हो जाएगा KF डिवाइडेड बाय KR इक्वल। अच्छा, हमने कांस्टेंट को एक साइड पे कर दिया और ये जो टर्म्स है हमने उसको एक साइड पे करेंगे। अब यहाँ पे देखें KR हम यहाँ पे क्या कर रहा है? KR यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा है, तो यहाँ पे उसने डिवाइड किया। अब ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। अब जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा यहाँ पर, या आप प्रोडक्ट को ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। अब KF अपान KR जो है हम इसको एक और कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? KC। KC बराबर हो जाएगा किसके? ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की इसको निशानियां दे देंगे, हम इस तरह कह सकते हैं। तो अब इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला? इस टोटल लॉ ऑफ मास एक्शन और डेरिवेशन ऑफ केसी से हमें पता चला कि केसी असल में एक रेशो है। किसका? द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और केसी जो है वो कब हम इसको निकाल सकते हैं? केसी की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, तभी केसी की वैल्यू निकलेगी। केसी क्या है? दरअसल में एक रेशो है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का एक रेशो है। ये हमें कैसे पता चला कि केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही निकल सकती है जब रेट रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर। क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखो, आपने यहाँ पे रिएक्शन हमने ये जो इक्वेशन है हमने यहाँ पे जो लिखा है कि KF और RF और जो रेट है फॉरवर्ड का और रेट जो है बैकवर्ड का वो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो KC की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब क्या हो? फॉरवर्ड और रिवर्स के दोनों के रेट बराबर हो, तब केसी की वैल्यू निकल पाएगी। और इसी तरीके से ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। यही केसी की सारी डेरिवेशन है। और नेक्स्ट जो है ना हम इसकी यूनिट वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।